बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। इंटरनेशनल खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फैमिली के साथ। एक बड़ी सख्त ज्यादती है। न ईद पे मुलाकात करवाई, न ईद के बाद मुलाकात करवाई। उनकी बहनें गई थी अपने भाई को मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है वो हमेशा जाती है मिलने के लिए और हमेशा उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं कि इमरान खान के इलाज के बारे में बुशरा बीबी को बताया जा रहा है। बुशरा बीबी तो खुद जेल में, ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूं, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूं। 15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे। आसिम मुनीर साहब, वो आपसे नहीं टूटेगा। आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। आपने 5 साल की एक्सटेंशन ली, आप 15 साल की और एक्सटेंशन ले लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इमरान खान को जिंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। और उसको तोड़ने की जिद क्या है? आप अपना काम करें, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपनी नौकरी करें और घर जाएं। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए। जबरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया और गार्डियन अखबार ने इमरान खान साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। काफी चीजें उन्होंने लिखी हैं, चीदा चीजें मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लंबा आर्टिकल है, कई सफहात पे मुश्तमिल आर्टिकल है। गार्डियन ने लिखा इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म, उसको ओहदे से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को, जो कि दुनिया का मकबूल तरीन हीरो है, उसे हटाना एस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया। खान ने खेल के मैदान में, फलाही काम के मैदान में और सियासत के मैदान में जहां पे कदम रखा, मद्दे मुकाबिल कोई नहीं रहा, लेकिन उसे तमाम कुव्वतों ने मिलकर जेल में बंद किया हुआ है। यहां तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिशें की गई हैं। इस आर्टिकल में यह दावा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल और मशहूर तरीन इंसान है। कोई मर्द या औरत, जिंदा या मरहूम, हकीकी या ख्याली पाकिस्तानी इमरान खान से ज्यादा मशहूर नहीं हुआ या इमरान खान से ज्यादा उसको मकबूलियत नहीं मिली। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं है। दुनिया इमरान खान की गवाही देती है, लेकिन बोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े कदावर शख्स को सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दिया कि जब ये बोने उसकी तरफ देखते थे तो ऐसे सर उठा के देखते थे। तो इन बोनों ने उसे जेल में बंद कर दिया और कुछ नहीं है। ये सारे बोने हैं, कुछ नहीं बेचते इमरान खान के आगे। पाकिस्तानी अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ये इज्जत दी है, ये उसके हिस्से में आई है। अब आप जो मर्जी करें, उल्टे लटक जाएं, ये तो अल्लाह ने उसको दी है। अब आ जाए नाजरीन इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़े निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेजबानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान, अमेरिका जंगबंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी हैं और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन 3 बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए कि ईरान ने जंगबंदी की दरखास्त नहीं की। जंगबंदी की दरखास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत है। शराइत में आपको बता चुका हूं। वो कहते हैं जी हमारे हकूक हमें दिए जाएं, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म की जाएं। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फलस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उसमें उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फहरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुजरे या वहां से तजारती माल गुजरे, वो ईरान को बाकायदा
टोल टैक्स देकर गुजरे, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहां से गुजरने के लिए पैसा क्यों ना लें, जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फलस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, उसकी वजूहात है। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ है। यहां पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़े मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहे। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन खराब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो लोग जब बैठ के पाक फौज के हक में बात करेंगे तो पाक फौज का क्या इमेज बनेगा? अभी कलदम तंजीमों से अगर काम नहीं चलता तो कल को गुड़ तालिबान को भी लाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की फौज का क्या इमेज बनेगा? कितनी बुरी बात है। तो तफरका डालने की कोशिश की जा रही है। आपने हर हाल में इस तफरके से बचना है। मुझे बड़ी प्यारी एक बंदे की बात लगी। मुझे बता रहा था कि एक साहब दुआ कर रहे थे, वो सुन्नी थे और वो दुआ कर रहे थे या अल्लाह ताला ईरान को हिफाजत में रख। वो ईरानियों के लिए दुआ कर रहे थे। तो दूसरे साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, वो तो शिया है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप इसराइल के लिए दुआ कर लें, वो तो सुन्नी है ना। तो मामला बड़ा सादा सादा है कि ये लड़ाई क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो मुसलमान मुमालिक हैं उनके सेंटिमेंट्स एक मुसलमान मुल्क के साथ ही होने थे, ईरान के साथ ही होने थे, ये ऑब्वियस है। अब जो इसको ना समझे तो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर देखो इन्होंने कैसे दाव लगाया। जैसे ही आलमी मंडी में खबर आती है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें उठा के कहां से कहां ले जाते हैं। मट्टी का तेल कितना महंगा कर दिया, आयोक्टेन कितना महंगा कर दिया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ा दी, अभी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने सारे खसारे इसी बहाने पूरे कर रहे हैं। हालांकि मुझे एक शख्स ने ये इतला दी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हुकूमत से आप कहें कि वो आपको दिखाए उन अदायगियों की तफसीलात, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, हुकूमत दिखाए ना कि अगर ये महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं तो अदायगियों की तफसीलात को हमको दिखाएं, जनाब ये अदायगियां हमने कर दी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब से जो भी इस वक्त फ्यूल ले रही है वो रियायती निरखों पे ले रही है, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है और वो भी उधार ले रही है। कोई अदायगियां नहीं हुई। अगर कोई अदायगियां हुई हैं तो वो शो कर देना कि ये हमने महंगा खरीद लिया जनाब, ये हमारे कौमी बैलेंस के अंदर से ये पैसा चला गया, वो ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो बाहर से पेट्रोल इनको कैसा भी मिले या पुराना भी मिले या पुरानी कीमत पे मिले, ये पाकिस्तानियों की खाल उतारेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने खसारे पूरे करने हैं जो इन्होंने पाकिस्तान में अय्याशी का बाजार गर्म किया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। देखिए, ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका पे। ईरान को लगता है कि अमेरिका धोखा देगा और शदीद हमला करेगा और ज्यादा मुल्कों के साथ मिलकर हमला करेगा। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का दावा किया है कि सऊदी अरब और यूएई ये बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल की जंग का हिस्सा बनने वाले हैं और सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी है कि किस वक्त ये जंग के अंदर उतरेंगे। ये एक खौफनाक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर अरब ममालिक भी इस लड़ाई में उतर गए तो याद रखिएगा कि अरब ममालिक जो है वो लड़ाई के लिए डिजाइंड नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो और तरह का है। ईरान का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ईरान का सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि उसे आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता। इसराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट का और इसराइल का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिजाइन ऐसा है कि वो फौरी तौर पर तबाह हो सकता है। अब ये कितनी खतरनाक बात है। ईरान में लगभग 150 के करीब अलग अलग यूनिट काम करते हैं। उनका बिजली का निजाम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आपने पाकिस्तान में कई दफा पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता था तो हमें बाद में पता चलता था जनाब के फलां जगह पे एक ग्रिड में प्रॉब्लम आया था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अंधेरा हो गया। तो पाकिस्तान में 3-4 ऐसी साइट्स हैं जो इफेक्ट हो तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में चला जाता है। ईरान में ऐसा नहीं होता। ईरान में 150 के करीब उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है।
اس کی ایک مرکزیت نہیں ہے, وہ الگ الگ جگہ سے آپریٹ ہوتے ہیں, تو ان کو تباہ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اس کے بدلے میں جب ایران تباہ کرنے پہ آئے گا تو پورے مڈل ایسٹ کو آدھے گھنٹے کے اندر وہ اندھیرا کر دے گا. یہ ایک ایسی خوفناک پکچر ہے جسے کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا, میرے سمیت کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا. تو وال اسٹریٹ جرنل دعویٰ کر رہا ہے کہ جی سعودی عرب اور یو اے ای جلد امریکہ اور اسرائیل جنگ کا حصہ بننے والے ہیں. تو سادی بات یہ ہے کہ پھر پاکستان بھی اس کا حصہ بنے گا, اور وٹکوف پاکستان میں موجود ہے. اب یا تو جنگ بندی ہو امریکہ کی شرائط کے اوپر, امریکہ کو کوئی فیس سیونگ پاکستان لے کر دے دے. امریکہ کو چاہیے کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہیے, ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بچتا. وہاں پہ نو کنگز موومنٹ چل رہی ہے, 28 تاریخ کو پورا امریکہ اکٹھا ہو کے نکلنے والا ہے. اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ایپسٹین فائل کا دباؤ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیسے بچے گا, کہاں جائے گا؟ یہ مشکلات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑھیں گی, اور ان سے نکلنے کا راستہ ایک بڑی فیس سیونگ ہے جو پاکستان کیا دلوا سکتا ہے امریکہ کو, تو بہت مشکل لگتا ہے. ایران نے دیکھیں یہاں تک بھی وارننگ دی ہے کہ لبنان اور فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ بند کیا جائے. اس حوالے سے باقاعدہ ایک تحریر بھی موجود ہے اور سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. حالیہ جنگ کے اندر نا ایران کی کمائیاں شروع ہو گئی. کیسے کمائیاں شروع ہو گئی ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے ایران کتنے کا تیل بیچ رہا تھا اور کتنی مقدار میں تیل بیچ رہا تھا, اور جنگ کے دوران ایران کتنا تیل بیچ رہا ہے, کتنی مقدار میں اور کس قیمت پہ بیچ رہا ہے. یہ دیکھیں آپ, ایران کی جو توانائی کی صنعت ہے اس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں, اور جو انہوں نے بتایا وہ بہت حیران کن ہے. جنگ سے پہلے ایران روزانہ تقریباً 11 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا تھا. 11 لاکھ بیرل تیل جنگ سے پہلے روزانہ, اور اس کو جب عالمی منڈی میں $65 فی بیرل کی قیمت تھی تو ایران 15% کم پہ بیچتا تھا, لگ بھگ $18 کم پہ بیچتا تھا. $18 کم پہ بیچتا تھا, بالکل یہی ہے ڈیٹا. اور وہ قیمت بنتی تھی لگ بھگ $45-47 فی بیرل. یعنی ایران $45 سے $47 فی بیرل تیل بیچتا رہا ہے, 11 لاکھ بیرل روزانہ پیدا کر کے. اور آج ایران روزانہ 15 سے 17 لاکھ بیرل تیل پیدا کر رہا ہے. یعنی تیل پیدا کرنے کی صلاحیت اس نے اپنی 40% لگ بھگ بڑھا دی ہے, اور اسے $110 فی بیرل میں سے صرف $2-3 کی $4 کی رعایت پہ بیچ رہا ہے. یعنی دگنی سے زیادہ قیمت پہ بیچ رہا ہے, اور لگ بھگ 40-30% زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے. تو ایران کا تو منافع ہی منافع ہے. اب یہ منافع ایران کی جو پروڈکشن ہے وہ لگ بھگ 30 سے 40% بڑھ گئی ہے, اور منافع ایران کا 100% سے زیادہ بڑھ گیا ہے, اور وہ دنیا کو ترسیل بھی اس کی بڑھ گئی ہے. تو ایران کا تو اس لڑائی میں فائدہ ہوا. رشیا کا اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ رشین صدر نے کہا کہ جو اضافی پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں ان پیسوں کو ہم قرضے اتار دیں گے. امریکہ نے کتنا بڑا فائدہ کر دیا رشیا کا کہ عالمی منڈی سے رشیا کو جو بے شمار پیسہ اب مل رہا ہے, امریکہ کا بڑا دشمن ہے رشیا, تو اس پیسے سے وہ اپنے قرضے اتار دیں گے. رشیا کو کافی ریلیف ملا. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نا ان ساروں کو مل کر ایک دن شکریہ ادا کرنا پڑے گا جس قسم کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے کارنامے کر دیے ہیں. جنگ میں ہونے والا جانی نقصان یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا, تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب تک جو ایران سے اطلاعات آ رہی ہیں 1500 سے زائد لوگ ایران میں, عام شہری, فوجی, باقی لوگ آفیشلز وہ شہید ہو گئے. 18,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. اور ایرانی کارروائی کے نتیجے میں جو آفیشلی ابھی تک تسلیم شدہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے 31 امریکی اور اسرائیلی مارے گئے ہیں, جن میں زیادہ تر فوجی ہیں, اور تقریباً کوئی 5,000 کے قریب وہاں پہ بھی زخمی ہوئے ہیں, جن میں بہت ساروں کی حالت خراب ہے. اور یہ خبر میں آپ کو الجزیرہ کے سورس سے دے رہا ہوں. ایران کی ایک فارا نیوز ایجنسی اس نے ایک ویڈیو جاری کی, اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک ڈرون ہے. اچھا یہ ڈرون میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا شاہد ڈرون ہے. تو جب خبر پڑی تو اس پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ امریکہ نے ڈرون بنایا اور بالکل ایرانی ٹیکنالوجی کے مطابق بنایا, بالکل ایران کے شاہد ڈرون کی طرح کا یہ ڈرون ہے. کیونکہ پچھلے سال جب استعمال کیا تھا اس کو ایران نے, اور اس سے پہلے بھی استعمال کیا تھا, تو امریکنز کے پاس لازمی بات ہے اس کی کاپی ہوگی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب یہ ڈرون بھی استعمال کرنا شروع کر دیے, اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف کارروائیوں میں, اور بعد پہ ایران پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے. 131 ڈرونز اب تک مار گرائے ہیں ایران نے امریکہ کے اور اسرائیل کے, یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا. طیارے بھی ان کے گر رہے ہیں. یہ صورتحال ان کے لیے پیدا ہو چکی ہے. ناظرین اب میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دو خبریں ہیں اور دونوں, ایک بڑی اچھی خبر ہے اور ایک اتنی اچھی نہیں ہے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیاحت واپس آ رہی ہے. بڑے پیمانے پر سیاحوں نے عید کے دنوں میں خیبر پختونخوا کا رخ کیا ہے. 2,62,000 افراد. اب دیکھیں نا مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, حالات کتنے خراب ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کتنی مہنگی ہیں, اس کے باوجود کتنا پوٹینشیل ہے خیبر پختونخوا میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کتنی نفرت پھیلائی, کتنی کوشش کی ہے, کیسے دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. اس کے باوجود خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں ان کی مہمان نوازی نے کام کر دکھایا, اور 2,62,000 پاکستانی جو ہے وہ سوات کے اندر سیاحت کے لیے گئے, جن میں 2,62,000 پاکستانی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں سیاحت کے لیے گئے, اور ان میں سب سے زیادہ 1,86,000 سوات میں گئے. کمال نہیں ہو گیا؟
اب مجھے بتائیں نا DGISPR کہ ان کے فیورٹ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کیا ہمیں ڈیٹا جاری کریں گے کہ بلوچستان میں جہاں بڑی شاندار کارکردگی ہے ایک SHO کی مارن دہشت گرد، وہاں پہ کتنے سیاح گئے ہیں سیاحت کے لیے؟ دیں گے کوئی ڈیٹا؟ میں نے پہلے بھی DGISPR کو کہا تھا کہ آپ کی فیملی خیبر پختونخوا میں سیاحت کے لیے جانا چاہے گی، بلوچستان میں سیاحت کے لیے نہیں جانا چاہے گی، حالانکہ بہت اچھی جگہ ہے بلوچستان میں بھی، نہیں جانا چاہیں گے۔ کون اپنی جان دیتا ہے؟ وہ سڑک کے اوپر آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو بدترین فسطائیت کو لایا گیا، بدترین دہشت گردی کو امپورٹ کیا گیا، اس کے باوجود آج بھی خیبر پختونخوا میں پاکستانیوں نے ثابت کیا کہ وہ ان سازشوں سے مبرہ ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر قوم ہے اور بڑی تعداد میں لوگ گئے۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ میرے دل کے ہمیشہ بڑا قریب رہتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ان خبروں سے۔ یہ عالمی سطح پہ ایک ڈیٹا ہے، رائٹرز نے بھی اس کے اوپر خبر دی ہے، میں وہیں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان رینکڈ کیا گیا ہے دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں جہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے، اور 2025 میں پاکستان دنیا کا سب سے آلودہ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے 2025 میں۔ اب یہ جو جتنی شرح ہوتی ہے نا پاکستان میں، دنیا میں اسموک کی جو بتائی گئی ہے کہ اس سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں، بس اتنا اگر کاربن کے ایمیشنز ہیں اگر ہوا کے اندر تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، اس سے 13 گنا زیادہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ رہا ہے۔ یہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پاکستان میں آلودگی پھیل رہی ہے، تباہی انہوں نے پاکستان کے انوائرمنٹ کی پھیر دی ہے۔ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے لوگوں نے عجیب و غریب قسم سے اپنے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے کاربن ایمیشنز ہوا کے اندر جا رہے ہیں اور تباہی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے چیک کرنے کا، اور آلودگی دڑا دڑ پھیل رہی ہے۔